चलो यार नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें सिनेरियो क्या है? लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ denser to a rarer medium. So this is a case of refraction, but we have a particular scenario कि light can travel from a denser medium to a rarer medium. So ये पूरी फिनोमेना की बात जब करेंगे तो आप याद रखेंगे ये एप्लीकेबल किस सिनेरियो में है, डेंसर टू रेयर। ऐसा क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल, ये क्या है क्रिटिकल एंगल? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, क्योंकि लाइट ट्रैवल कहाँ से कर रही है? डेंसर मीडियम से, तो उस मीडियम में कौन सा एंगल होगा? इंसिडेंस होगा। तो इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज, राइट? व्हाट इज दिस सिनेरियो? आप कुछ ऐसा सीन समझो कि दिस इज डेंसर मीडियम, ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है से कंपैरिजन में। यहाँ पे हमने एक लाइट रे फॉल कराई मोनोक्रोमेटिक। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे किया नॉर्मल ड्रॉ, डेंसर टू रेयर में जा रहे हैं तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी। सो फॉर दिस सिनेरियो वी डेफिनेटली नो एंगल आई and angle R. We know angle I will be less than angle R. So फिर angle R is slightly more than angle I, right? And we also know कि यार sin I मतलब mu I sin I is equal to mu R sin R। अपना स्नेल्स लॉ भी ट्रू होता है। तो जैसे जैसे हम एंगल I को बढ़ाएंगे एंगल R को भी बढ़ना पड़ेगा, वरना ये दोनों तो फिक्स हैं, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं, राइट? ये तो चेंज नहीं होंगे। तो आप साइन आई को बढ़ाओगे, साइन आई 0 से 90 में कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना? साइन इज अ इंक्रीजिंग, साइन का ग्राफ अगर आप देखोगे, साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखो तो 0 से 90 में कैसा होता है? इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हो तो ये इंक्रीज करता है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आई को बढ़ाओगे तो साइन आई बढ़ेगा, तो आर को भी बढ़ना ही पड़ेगा, वरना ये चीज़ इक्वल नहीं हो पाएगी। नो, हमने थोड़ा सा आई बढ़ा दिया तो आर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, राइट? ऑब्वियस सी बात है, वरना वो रिलेशन कैसे ट्रू रहेगा स्नेल्स लॉ का। So if you keep on doing that, you will reach a particular scenario. You will reach a particular scenario where this angle of incidence is at a value which will result into a angle of refraction as 90 degrees. Because आप ये बढ़ाते जा रहे हो तो ये बढ़ता जा रहा है। Obviously I छोटा है तो I तो 90 पहुंचेगा नहीं, I के 90 पहुंचने से पहले R 90 पहुंच जाएगा, राइट? तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। मतलब जब भी कोई रे दोनों मीडियम के सरफेस से टच करती हुई पैरेलल एकदम ऐसे निकलती है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंस सिनेरियो हो जाएगा, मतलब एंगल R 90 हो जाएगा, ठीक है? और एंगल R अगर 90 होगा तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अभी भी लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये वाला जो एंगल है ना डियर, जिसके लिए R 90 है, इस एंगल को हम स्पेशल नाम देते हैं क्योंकि एक स्पेशल वैल्यू है। क्यों स्पेशल है वी विल अंडरस्टैंड इन अ फ्यू मोमेंट्स। अभी ये समझ लो, इसको हम बोलते हैं स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको बोलते हैं IC। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बट सम स्पेशल वैल्यू I and C, ठीक है? क्रिटिकल एंगल। इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर, ये मेरा म्यू I है, ये मेरा म्यू R है। सो म्यू I साइन आई ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा आपने म्यू I साइन I की जगह लिख दिया हमने IC, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिनेरियो, इज इक्वल टू म्यू R साइन R। साइन R मतलब
angle of refraction, angle between the normal and the refracted ray, normal refracted ray 90 degree, right? ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, वाइट करना चाहिए इसको, साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर बाय म्यू आई, म्यू आर बाय म्यू आई, साइन 91 हो गया, तो आई सी आ गया हमारे पास साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू आई। ये है क्रिटिकल एंगल, दिस इज critical angle. Why it is critical? It is critical because beyond this angle, if you increase the angle of incidence further, if you increase the angle of incidence beyond this value, beyond IC, what should happen? Limit तक तो पहले ही पहुंच चुकी है ये. It has already reached a grazing incidence limit. So what we have observed ray optics wise, हमने देखा कि यार ये तो ना वापस जो है इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, एज इफ यहां पे कोई मिरर रखा हो, एज इफ दिस बाउंड्री स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मिरर, जिसकी वो सरफेस पॉलिश्ड है, ये शाइनी सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्ट करके आ रही है। आप कैसा भी इससे आगे कोई भी रे ले लो, ये सारी रेज रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है। नॉट ओनली दैट, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, नॉट ओनली दैट, इट इज ऑल्सो ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे नॉर्मल होता है, राइट? सो ये क्यों होता है? अब ये मैं बोलूँ कि ये इसलिए होता है कि टी आई आर है, गलत है, ये होता है और उसका नाम हमने टी आई आर दिया। दिस इज वॉट वी हैव ऑब्जर्व्ड, वी हैव सीन एज अ फिनोमिना, एंड उसको नाम दे दिया है हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल वर्ड क्यों यूज होता है? टोटल वर्ड इसलिए यूज होता है गाइस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसको नाम जो हम देते हैं, इसमें बोलते हैं टोटल इंटरनल TIR। नॉर्मली किसी भी सरफेस में अगर आपका एक लाइट रे इंसिडेंट करता है तो बेसिकली यहां पे 3 फिनोमेना होते हैं साथ में। कोई भी सरफेस ना तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होती है, ना ही परफेक्टली रिफ्रैक्टिंग। सो ऑल द सर्फेसेस बिहेव लाइक partially reflecting and partially refracting, and also to certain extent absorbing as well, right? So there are 3 phenomena which occur. Some part of the ray is reflected, some part of the ray is refracted, and some is absorbed. Light energy absorb हो जाती है। So typically ये 3 सिनेरियो होते हैं। हाँ, if the surface is not polished, this part is very less, and majority of the part is this, if it is not polished surface, right? उल्टा है, अगर ये polished surface हो, so this part is very less, refraction is very less, majority is reflected. लेकिन the particular scenario we saw, whatever be the nature of the surface, the entire light is reflected back in the medium, because technically refraction is stopped. Because इसके beyond bending हो ही नहीं सकती थी, तो वापस ही आना था इसको। इस कॉन्सेप्ट को बहुत वाइडली एक्सप्लोर किया गया है इन वेराइटी ऑफ विजुअल्स एंड कम्युनिकेशन स्पेस में, क्योंकि आपको एक ऐसा परफेक्ट मिरर डिजाइन कर रहे हो, यू डिजाइन अ परफेक्ट मिरर विच डज नॉट टिपिकली, दैट्स नॉट एब्जॉर्बिंग सरफेस, सो इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग एनीथिंग, बट इंपॉर्टेंटली इट इज नॉट लेटिंग एनी लाइट गो टू द अदर साइड, रादर इट इज रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग टू दिस साइड. So you are saving a lot of energy, because ultimately what we are
understand guys, what we are learning here is for light, but it is true for any electromagnetic wave. For example, अगर आपके पास टेलीकम्युनिकेशन में यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स, राइट? जैसे अभी आप इंटरनेट में यू आर यूजिंग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ऑल दीज कम्युनिकेशंस हैपन नाउअडेज बाय फाइबर ऑप्टिक. तो उसमें यही करते हैं, वी स्टार्ट अ रे इन अ फाइबर ऑप्टिक, एंड बिकॉज ऑफ दिस TI वी मेक द फाइबर ऑप्टिक सच वे कि TIR हो ही, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, कैसा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, वो TIR हो, और लाइट उसी वायर के अंदर घूमते घूमते इट कैन प्रोसीड एंड रीच. और लाइट की स्पीड हमको मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमको मालूम है कि स्पीड में तो कोई फाइट इसकी है ही नहीं, कोई मैच ही नहीं कर सकता इसको. सो इफ यू कैन मेक योर एनर्जी और मेक योर डेटा फ्लो एज अ वेव in an optic where light cannot come out or the wave cannot come out of that pipe or optic, fiber optic, और जो इस स्पीड से ट्रैवल करे which is the maximum possible speed, you can use this phenomena, right? और भी बहुत जगह यूज होता है ये, बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस में, राइट? डिफेंस मैकेनिज्म में, हिडन कैमराज में, ये जो है ड्रोन कैमराज में, इट इज वाइडली एक्सप्लॉइटेड. ठीक है, ओके. क्वेश्चंस इसके अच्छे बनते हैं और बहुत ये कॉन्सेप्ट ना बहुत वाइडली पूछा जाता है बिकॉज इट इज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अप्लाइड फिजिक्स है. ठीक है, तो शायद इसलिए पूछा जाता है और क्वेश्चन अच्छे बनते भी इस पर. तो इसका एक हम लोग छोटा सा वीडियो देख लेते हैं जस्ट टू गिव यू फील ऑफ दिस कि हाउ डज दिस हैपन. So what this guy is doing, this guy is making this light ray fall on this surface, right? So all you can observe right now is कि यहाँ पे ये मेरी इंसिडेंट रे है एक डेंसर मीडियम में. Forget about this part, focus on this part, ग्लास वाला part, and it is bending away from the normal, and this guy is slowly increasing the angle of incidence. So at a point this will stop refracting. So this is the point, there is no part which is refracted, the entire light is reflected, and this angle is typically 42 degree. इसके बियॉन्ड देखो तो आप ऐसा लगता है मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, राइट? सो इसके बियॉन्ड जो है इट सिंपली रिफ्लेक्शन. ठीक है, हाँ. अच्छा, अब कुछ चीजें जरा इसकी देख लें. साइन IC, ये हमारे पास वैल्यू आई थी μr/μ. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, है ना? इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज याद रखने से ज़्यादा आप इस चीज़ को याद रखो कि ये फॉर्मूला आया कैसे था. हमने स्नेल्स लॉ लगाया था, साइन IC लिखा था, यहाँ साइन 90 लिखा था. तो इसको ऐसा कुछ नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा रिकॉल करना है पूरे टाइम. अगर आप भूल भी गए तो एक लाइन लिखना है, स्नेल्स लॉ आ जाता है. हाँ, अगर याद रखोगे तो फ़ायदा है. नाउ इफ refracted medium is air or vacuum, ये हमारा टिपिकल सिनेरियो होता है. ठीक है, लाइट डेंसर मीडियम मतलब ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है, और इन द अदर साइड वी आर हैविंग एयर और वैक्यूम. तो ये चीज होगा. तो अब ये मालूम है कि μr विल बी 1. भाई एयर वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होगा ना. तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल टेक ए स्पेशल फॉर्म. शायद आपने 10th में इसको इस तरीके से याद किया होगा.
which I do not recommend now. Sin IC is equal to 1 by mu, या फिर IC is equal to sin इनवर्स 1 by mu. इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको श्योर है कि एक एयर दूसरा मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम है जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, 1 by mu. ठीक है. नाउ कुछ क्रिटिकल चीजें यार, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देना यहाँ पे. ये फॉर्मूला जब हम मान लेते हैं कि एयर का केस है, रिफ्रैक्शन मीडियम इज एयर, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया अभी. ठीक है. वी नो दैट साइन इनवर्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट. तो अभी म्यू आप बढ़ाओगे तो ये पूरा नंबर डिक्रीज होगा, राइट. ये पूरा डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब एज योर म्यू इंक्रीजेस, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस. ऑब्वियस ही बात है ना, 1 by mu है यहाँ पे. एंड इसको आप मैथ्स के व्यू में ऐसे देख रहे हो, मैं बोलता हूँ इसको फिजिक्स के व्यू में देख लो आप, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. अगर आप फिजिक्स का व्यू देखो, आपको मालूम है कि अगर ये मीडियम डेंसर ज़्यादा है, मतलब दिस इज म्यू इज हायर, मीन्स इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है. व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस, द बेंडिंग वुड बी मोर. ऑब्वियस ही बात है, इधर तो एयर है, इधर अगर डेंस मीडियम ज़्यादा है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, और बेंडिंग ज़्यादा होगी तो देयर आर ईजियर और हायर चांसेस कि स्मॉलर एंगल पे ही यू विल गेट ग्रेजिंग इंसिडेंस. तो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम उतना कम क्रिटिकल एंगल, ये अपने को याद रखना है. डायमंड के लिए इट इज फेयरली लेस, डायमंड के लिए इट इज 24. ठीक है. तो कुछ वैल्यूज आपको थोड़े बहुत आइडिया रहना चाहिए. डायमंड एयर इंटरफेस के लिए ये क्रिटिकल एंगल जो होता है इट इज अराउंड 24 डिग्रीज, वेरी लेस. ग्लास एयर इंटरफेस, टिपिकल ग्लास जो हम डे टू डे यूज करते हैं, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए एंगल जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्रीज. काफी डिफरेंस है, आप देख रहे हो. और इसीलिए डायमंड में आप देखोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है. एंड इन फैक्ट दैट इज द रीजन डायमंड हैज गॉट इट्स वैल्यू. इट इज हाईली डेंस मीडियम. इसमें क्रिटिकल एंगल इतने छोटे एंगल पे अचीव होता है कि ऑलमोस्ट ऑल द लाइट रेज विच कम आउट ऑफ डायमंड, लाइक दे आर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. तो पूरा ग्लिटरी फील देता है डायमंड को, क्योंकि हर तरफ से सर रिफ्लेक्शन होता दिखाई देता है डायमंड, राइट. लाइट कैसे भी पड़े, दिस साइड दैट साइड, राइट, इट ऑलवेज गिव्स यू अ वेरी ट्विंकलिंग एंड ग्लिटरिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, लोअर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल. ठीक है. अच्छा, अब कलर वाइज वेरिएशन देखना देख लें, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं. ये मैंने बनाया है विब ग्योर का ऑर्डर, विब ग्योर. आउट ऑफ ऑल द कलर्स गाइज, all the colors, refractive index is least for red. मतलब रेड का बेंडिंग सबसे कम होता है. आपने 10 में पढ़ा होगा डिस्पर्शन टॉपिक में. रेड का बेंडिंग इज द लीस्ट एंड वायलेट का बेंडिंग इज द हाईएस्ट. ऑब्वियसली म्यू विल बी लीस्ट फॉर रेड, हाईएस्ट फॉर वायलेट. अभी हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड म्यू? रिवर्स. दैट मीन्स इट विल बी हाईएस्ट फॉर रेड and lowest for please, and all the other will be in this increasing order. मतलब sorry, ये decreasing IC, decreasing IC, decreasing. ठीक. तो याद रखना है अपने को, याद रखना है अपने को कि कलर वाइज ये वेरिएशन है. ये इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चंस के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहां पे मैंने टेबल शायद बनाई होगी. ओके, नॉट ए प्रॉब्लम. आई विल गिव यू दैट टेबल. I think I had created one table where I had listed all the properties color wise: refractive index, bending, critical angle, wavelength. That was one nice view I had created. Maybe in some other presentation it is not a problem. अभी आप इतना ही नोट कर लो बस, critical angle का variation which is important for now.
चलो इसको हटाओ। Guys, this is one formula, this is one scenario, one application of, you can say, TIR, which is widely asked in problems. ठीक है, CBSE बोर्ड हो चाहे CET हो, JEE एडवांस मेन, सब में ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा आता है, and we will understand this as a topic. At the end of this, you will get a formula that you should remember, and also the concept through which this formula has been obtained. Okay. This is called maximum area of vision for a point source in a denser medium. What is the scenario? If you keep a point source somewhere in the denser medium and you try to observe this from a rarer medium, one interesting thing comes कि एक certain area पे हमको ये दिखाई देता है, अगर हम अपना व्यूइंग एंगल इससे ज़्यादा कर लें, बिल्कुल भी ये दिखाई, ऐसा लगता है क्या कुछ है ही नहीं, ये दिखाई नहीं देता है, जैसे कि इसको कवर कर दिया गया ऊपर से। ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन TIR में है। देखो, कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है, सिंपल है, जब लाइट रे उससे चले और हमारे आइज तक पहुँचे। अब अगर तुम देख रहे हो कि हम यहाँ पे हैं, अभी तो यहाँ से तो ऐसा होगा कि लाइट रे चलेगी और हमारी आई तक पहुँच जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। आप इधर इधर मूव कर रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप मान लो इस जगह पे आ गए हो, आप इस जगह पे आ गए, अब ये वाली लाइट रे आप तक पहुंचना चाहती है, बट हुआ क्या, ये एंगल बढ़ा, मतलब ये एंगल बढ़ा, ये IC बन गया। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, आप रेयर मीडियम में हो तो कोई ना कोई IC की वैल्यू तो होगी। देयर वुड बी सम सिनेरियो यू विल hit the boundary condition of IC. You are moving like this, so this light ray is bending like this, so it is going to, this IC is going to increase, so the angle of incidence is going to increase and it is going to reach IC at some point, and that is your point of limiting condition, जहाँ पे आपको कुछ दिखना बंद हो जाएगा। That means कि अगर मुझे ये पॉइंट सोर्स यहाँ से देखना है तो ये एंगल IC से कम होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो अगर ये IC है तो ये भी IC, तो मतलब दिस इज योर लिमिटिंग कंडीशन। ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बियॉन्ड लाइट बाहर आएगी नहीं, आप यहाँ से जब लाइट जाएगी तो ये ऐसे वापस इंटरनली आ जाएगी, तो इट विल नेवर रीच आवर आई, द ऑब्जर्वर्स आई विल, wherever it is beyond this point, it will not be seeing this point object, क्योंकि लाइट ही नहीं पहुँच रही, राइट? अब हमको इस वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू को, ये x क्या वैल्यू है, ठीक है? और उसके लिए सिंपल मैथ्स है, ये एंगल IC है, ये एंगल भी IC है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे भाई कि हमारे पास साइन IC, पहली बात तो हाँ, साइन IC ये होता है 1/μ, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि इधर एयर वैक्यूम है और ये कोई अदर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखा हो, तो साइन IC विल बी μr/μi, μr 1 हो गया, 1/μ हो गया, ठीक। अच्छा, अगर हम tan IC लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? अगर हम tan IC लिखते क्या हो गया, कोई दिक्कत है? हाँ डियर, ये डेंसर मीडियम, क्यों नहीं होगा? वो लास्ट वाला जो आपने सिनेरियो दिखाया उसमें वो आपको वापस यार ये रेयर मीडियम है, ये तो अभी यही तो सीखा हमने विपरीत में, ये समझ में आया था आपको? तो वही तो है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है, देखने वाला रेयर मीडियम में है, राइट? तो अभी इसमें वही सिनेरियो है कि डेंसर मीडियम वाटर है, वाटर में रखा हुआ है, यहाँ एयर से आप देख रहे हो, है ना? तो वाटर से एयर,
ठीक, तो tan IC लिख लेते हैं हम। tan IC क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर मान लो ये डिस्टेंस x है गाइज और ये डिस्टेंस डेप्थ of this point object from the surface is d, so I can write this as x upon d। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दिस इज x, दिस इज d। ओके, हमारा काम है, हमारा फोकस है इसको निकालना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हाँ एक काम करते हैं, tan IC से कुछ फायदा नहीं है, हम एक काम करते हैं sin IC को लिखते हैं इस ट्रायंगल में, sin IC को, sin IC को लिख लो आप। अगर ये वाला ट्रायंगल आप फोकस करो, कौन सा, ये, ठीक, इसमें अगर आप sin IC लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, IC है ये वाला एंगल जो कि इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर्स, राइट। तो ये IC, ये भी IC, तो ये sin IC ऑपोजिट अपॉन दिस, सो ऑपोजिट क्या है x और दिस क्या है x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, सो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, और यही चीज 1/μ है क्योंकि ऐसी कौन सा क्रिटिकल एंगल है, तो ये हो गया 1/μ इज इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उधर किया स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो ये आ गया म्यू स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सो यहां से एक्स स्क्वायर निकल आया, डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस, ऐसे। अब जरा ध्यान दो, नाउ दिस सम विजुअल आपको जो फील करना होगा। सोचो कि एक सरफेस ऑफ वाटर है, उसके नीचे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। आई हैव टेकन वन, मतलब सरफेस तो 2 डायमेंशन है पूरी, राइट। मैंने ये जो व्यू बनाया है तो मैंने एक सिंगल लाइन वाला व्यू लिया है, मैं पॉइंट सोर्स, एक सिंगल लाइन और उसी एक स्ट्रेट लाइन, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, राइट। इमेजिन करो ये जो डिस्टेंस है x, ये इस तरह भी तो x हो सकती थी क्योंकि भाई सरफेस तो इधर भी है ना। हम उस पूरे एरिया को जज करना चाहते हैं जहां से लाइट हम देख सकते हैं बाहर आती हुई। तो यानी कि इस पॉइंट से आप ऐसे स्ट्रेट आओ, यहां से सेंटर लेके x एक सर्किल में घूम जाओ रेडियस से, तो पूरा एक सर्कुलर एरिया बनेगा, बिकॉज x x x x x हर तरफ मिलेगा। तो इन अ वे ये अगर मैं ड्रॉ करूं इसको इसमें, तो ये एक सर्कुलर एरिया होगा जिसकी रेडियस x होगी, तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। सो एप्लीकेबल एरिया जो हमारा आएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर एरिया ऑफ विजन। Remember, d is the depth from the free surface. अगर ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा होगा तो you will take this from the free surface. ये हमको याद रखना है, ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है। इस साल ये फिर से आया था CBSE बोर्ड में 2026 के पेपर में, one of the sets there was a question to derive this till this point, pi d square of 3 marks। TIR का क्वेश्चन था, TIR की डेफिनेशन लिखनी थी, कंडीशंस लिखनी थी और ये डेराइव करना था। अच्छा, TIR की कंडीशन क्या क्या है मैं बताना भूल गया। ऑफिशियली अगर आप TIR को तो ऑब्जर्व करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, पहली बात तो लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लॉ लिख लेते हैं इसको, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो लिख लेते हैं थ्योरी का। कंडीशन फॉर TIR, पहली कंडीशन, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये आप लोग नोट्स में इसको कर लेना, अच्छे से लिख लेना, डेंसर टू रेयर होना चाहिए तभी ऑब्जर्व होगा। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ये 2
कंडीशन आपको लिखनी होगी। दैट्स इट। चलो अब एक ये क्वेश्चन है, काफ़ी ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये वापस एक बार फिर से आएगा हमारी लाइफ में, बट अभी रे ऑप्टिक्स में भी आ रहा है तो इस सिनेरियो से समझ लेते हैं। क्या सिनेरियो है? रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, देयर आर टू रेज, बोथ आर प्रेजेंट। मैंने आपको बोला कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी तो दोनों फिनोमेना होंगे, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज परपेंडिकुलर। मतलब क्या? मतलब ये है कि दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी इंटरेस्टिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो रिफ्रैक्ट हो रही है रे, दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब वो बोल रहा है कि भाई आईसी निकाल के बताओ इन टर्म्स ऑफ आई, क्रिटिकल एंगल निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई। अब यार देखो, बात तो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे देता हूं, बाकी आप थोड़ा ट्राई करो। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि भाई साइन आईसी 1/μ होता है, तो मतलब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन से हम म्यू जज कर लें, ये जो इन्फॉर्मेशन कहानी बना के दी गई है हमको, इसमें हम स्नेल्स लॉ लगा के म्यू निकाल लें, तो ये तो लिखा हुआ है आईसी साइन इनवर्स 1/μ, तो खाली आपको निकालना है म्यू, खाली आपको निकालना है म्यू इन टर्म्स ऑफ आई ओनली। ये मान लो कि ये मीडियम है, ये एयर वैक्यूम है। आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि अगर ये एंगल आई है जिसके लिए ये ऐसा सिनेरियो हो रहा है, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड ये है, तो कैसे हम इसको निकालें। चलो आपको 1-2 मिनट देता हूँ स्नेल्स लॉ लगा के निकालने के। बहुत इजी है गाइस, बेसिक लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसको क्रैक कर सकते हो। मैं आपको उस दिन बोला था स्नेल्स लॉ से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, वरना इस टॉपिक में आप खास नहीं कर पाओगे। किसी का म्यू tan i आया, किसी का म्यू इक्वल टू tan i आया या cot i, इतना क्या आप लोग कर रहे हो उसमें भाई? स्नेल्स लॉ लगाना है आपको इस पॉइंट पे, स्नेल्स लॉ लगाना है इस पॉइंट पे, इसको r ले लो, तो क्या लिखेंगे? म्यू आई साइन आई, म्यू आई मतलब यहाँ पे म्यू है, साइन आई, आई तो आई दिया हुआ है, म्यू आर मतलब क्या है? एयर वैक्यूम, दिस वन। ये किया ठीक। अब डियर ये हमारा दुश्मन है, ये वो अनवांटेड गेस्ट है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर आई के टर्म में चाहिए, दैट इज अ गिवन इन्फॉर्मेशन। तो बस आपका सारा ध्यान, मैं आपको इसलिए बार बार प्रोवोक कर रहा हूँ, कितना भी रे ऑप्टिक्स में टफ क्वेश्चन बने, यू हैव टू जस्ट रिमूव अनवांटेड। आर हमारे लिए अनवांटेड है और हमने अभी तक एक इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट नहीं किया है, वो ये है कि रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर। गाइस क्या हम आर को आई के टर्म में निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है यार, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हें लगेगा ही। ऐसे मत करो आप लोग, अगर आप ऐसे करोगे तो रे ऑप्टिक्स में बंद कर दो, फिर दिमाग लगाना, फिर चैप्टर ओवर हो गया आप लोगों का। यार ये एंगल आई होगा, ये एंगल कितना होगा?
90 माइनस आई होगा, ये एंगल वापस आई हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 90 है, क्योंकि देखो ये पूरा भी 90 है, ये 90 माइनस आई तो ये आई, तो आर क्या हो गया, वापस 90 माइनस आई होगा। इतना तो तुम लोगों को सोचना पड़ेगा डियर, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आएंगे हमारे सामने भी। ये बेसिक है, दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर हिंट दे रहा हूँ कि आर को निकालो यहाँ से अपनी लाइफ से। आर हो गया यहाँ से 90 माइनस आई, आर हो गया 90, क्योंकि अगेन फिर से बता रहा हूँ, दिस एंगल आई, ये एंगल भी आई, क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई है तो ये पूरा नॉर्मल था, तो ये बचा 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई। अब उसने ये हमको दिया हुआ है कि ये और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस आई तो बचा ये आई, ये आई तो ये फिर से नॉर्मल, तो ये 90 माइनस आई। तो यहां से आ गया म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस आई इज कॉस आई। सो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू कॉट आई, म्यू इज इक्वल टू कॉट आई, कॉस आई बाई साइन आई। तो यहां से आपका निकल गया साइन आई सी इज 1 बाई म्यू, so 1 by cot I is tan I, so IC is equal to sin inverse of tan। ये आप एज ए रिजल्ट भी याद रखोगे, जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आप शॉर्टकट भी याद रखोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे इसी पे आते हैं। वो दे देंगे ऐसा हुआ है I इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और ऐसा हुआ है कि R और मतलब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है, तो IC क्या है। तो अब ना ये टाइम बचा के आप सीधा स्ट्राइट फॉर्मूला लगा सकते हो, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan। बट हाँ ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है उस सिनेरियो को चेंज कर दे, तो ये कैसे हम निकाल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स, पहले से मैंने बोला था कि आपके जो लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट है उसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है, कभी भी कहीं भी वो लगते ही रहेंगे थ्रू आउट। सिमिलैरिटी, congruency, lines and angles, we have to be prepared all the time कि ये हमारी लाइफ में आएंगे, ठीक है। चलो अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं यही कॉन्सेप्ट फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है, और पहले इसको हम क्वेश्चन को करेंगे, फिर मैं बताऊंगा फाइबर ऑप्टिक्स में किसका क्या एप्लीकेशन है। सिनेरियो ये है कि एक रे ऑफ लाइट है, उसको एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे हम इंसिडेंस करा रहे हैं एक सरफेस पे, ठीक है, और ये एयर है, वैक्यूम है, और ये म्यू है, ठीक। ये बेंड हो रही है, बेंड होने के पास ये पॉइंट पे आ रही, हमको ये पता करना है म्यू की वो कौन सी मिनिमम वैल्यू हो, म्यू की वो कौन सी मिनिमम वैल्यू हो, सो दैट इंटरफेस ए बी ऑब्जर्व्स अ TIR। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी हैव made a ray fall like this obliquely on this interface, it will refract because it is a rare medium, तो यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, रेयर स्टेटस पे तो TIR होगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ अंदर आ गई। अंदर आने के बाद अब यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ सकती थी, क्यों, डेंस से रेयर बाहर आ सकती थी, लेकिन अगर हम कुछ इस एंगल को इस तरीके से एडजस्ट कर दें कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही रहे हमेशा, ऐसा कुछ एडजस्ट करें अगर हम कि ये एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो ये बाहर नहीं जाएगी, ये अंदर ही आएगी, समझ रहे हो। सो दिस इज द सिनेरियो, वी हैव टू मेक म्यू सच दैट दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, I want to observe TIR. If I want to observe TIR, this should be the case. Do you guys agree? Angle of incidence at this surface should be greater than critical angle. Then, so अब पूरी कहानी किसकी बची, इस थीटा को निकालना है उस I के टर्म में,
और IC तो हम जानते हैं 1/μ। थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ, ये तो हमको मालूम है। बस म्यू तक पहुंच गए हैं हम, कहानी इसकी कंप्लीट करनी है भैया। क्या थोड़ा सा आप स्नेल्स लॉ और थोड़ा सा दिमाग लगा के आप थीटा निकाल सकते हो? जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, फिर जरा इस ट्राइंगल पे फोकस करो। इंटरेस्ट लोगे तो ये इतना इजी टॉपिक है, इतना प्यारा टॉपिक है ये, मतलब इसके क्वेश्चंस मैं बोलो कहीं गलत करने ही नहीं चाहिए हमको। इतना कम कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलस भी इन्वॉल्व नहीं रहता है, सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री, थोड़ा सा हमको अपना दिमाग अलर्ट करना है टूवर्ड्स दैट्स इट गाइस। थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबने स्नेल्स लॉ लगा लिया होगा इस पॉइंट पे। म्यू आई साइन आई, तो म्यू आई तो 1 है, तो क्या लिखेंगे? साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर, मतलब म्यू साइन आर, ये सबने लिखा था। ठीक, अब अगेन आर हमारा दुश्मन है, क्योंकि इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है। देख लो यार, आर को हम इस ट्राइंगल में कैसे इंटरप्रेट कर सकते? 90 माइनस थीटा, लिख लो यार 90 माइनस थीटा। ये हो गया साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा। वी आर गेटिंग क्लोजर। क्यों? साइन आई ठीक है, वो तुमको दिया ही वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। म्यू, उस पर कंडीशन निकालनी है, अनवांटेड कुछ भी नहीं है, बस खाली मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी टू गेट टू ए मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट्स। बाकी सब कुछ हमारे वेरिएबल्स इन कंट्रोल है। तो यहाँ से आ गया साइन आई इज इक्वल टू म्यू कॉस, राइट गाइस? ठीक, तो यहाँ से आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन आई बाय म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 कहाँ दिख रहा है आपको? आंसर, अच्छा आंसर इसका आएगा √2। म्यू 1 हो जाएगा तो फिर तो यहाँ बेंड कुछ होगा नहीं। 1 तो फिर इसका डेंसर मीडियम तो होना ही पड़ेगा ना TIR के लिए। आंसर इज √2। यहाँ तक ठीक है? ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन दिस है, ठीक है? तो अभी हम ये कर रहे हैं, अगर हम ये लिख लें तो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं कि साइन, अगर कॉस थीटा ये है गाइज, तो साइन थीटा क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। अगर कॉस थीटा ये है तो साइन थीटा ये हो। क्यों? क्योंकि मुझे सारी यहाँ पे ना एक्चुअली अगर इसको आप देखो तो ये कैसे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ। इसी चीज़ को अगर आप देखो तो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ, राइट? तो मैं यहाँ कॉस को लेके कुछ खास कर नहीं पाऊंगा, मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो थोड़ा यहाँ से हमको ना वी हैव टू डेवलप दैट मैथ्स वाला सेंस कि हम कैसे अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल में लेके आए। कॉस में भी कर सकते हैं, बट कॉस से कहानी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो हमने कॉस की जगह साइन को ले लिया, क्योंकि सब कुछ साइन में चल रहा है, तो ऑब्वियस चॉइस है कि साइन में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब मेरी इनइक्वालिटी बनती दिख रही है, ये आ जाएगा साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ। ये कहाँ से आया था? ये यहाँ से आया था। साइन थीटा, साइन इज, देखो यहाँ पे मैंने साइन लिया है, एक चीज समझ लो, थीटा ग्रेटर देन ये लिखा हुआ है, ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन थी, ये IC की वैल्यू है। मैंने दोनों साइड साइन चिपकाया,
दोनों साइड साइन लगाया। ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 के बीच में, और हमारी ये पूरी कहानी 0 से 90 के बीच में चल रही है। 90 से बियॉन्ड आप थोड़ी ना घुमा दोगे रे को, ठीक है? तो उस रेंज में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और एक इंक्रीजिंग फंक्शन को आप एक इनइक्वालिटी पे जब अप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने लिख लिया, इससे मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे मालूम है साइन थीटा की वैल्यू सामने लिखी हुई है, तो मैं लिख लूंगा इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, दिस इज साइन थीटा, शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई, ऑब्वियस चॉइस है कि ऐसी इक्वेशन में क्या करोगे आप, दोनों साइड स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट लेके तो कुछ कर सकते नहीं हो आप लाइफ में, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू स्क्वायर। ठीक, यहां पे म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो और फ्रैक्शन से छुटकारा पाओ, तो अगर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई शुड बी ग्रेटर देन, I just multiplied by mu square just to get rid of mu square in the denominator. That's it. इसका मतलब ये हो गया mu square minus 1 should be greater than sin square i. पहले मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको ये भी आइडिया दूंगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। प्रॉब्लम क्या है कि मैं अभी आपको समझाते टाइम आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन बोथ कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, because these are the mathematical manipulations which you will have to learn with practice. ठीक है, तो क्या किया मैंने, म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन साइन स्क्वायर आई। अब देखो पूरी कहानी खत्म करते हुए लास्ट में ये कंडीशन मेरी आ गई कि अगर मुझे TIR ऑब्जर्व करना है, म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर आई से बड़ा होना ही चाहिए, राइट? दिस इज बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद माई बेसिक प्रीमाइस कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल टू ऑब्जर्व TIR हियर, एंड दैट रिजल्टेड इनटू दिस। यार ये कोई भी नंबर नहीं है, ये कोई भी नंबर नहीं है, साइन का नंबर है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब मैं ये बोल रहा हूं यार ये बस 1 से बड़ा हो, क्योंकि जब ये 1 से बड़ा होगा तो साइन स्क्वायर आई से बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि साइन आई की मैक्सिमम वैल्यू, कोई नंबर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और कोई नंबर एक मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है तो उसकी किसी भी वैल्यू से बड़ा होगा। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि म्यू स्क्वायर माइनस 1 शुड बी जस्ट ग्रेटर देन 1। काम हो जाएगा। इसका मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन mu should be greater than root. Now why did I do this? As a student आप प्रॉब्लम जब करते करते आओगे तो बहुत बार लाइफ में ऐसा होगा कि यहां तक पहुंच जाओगे शायद, और यहां तक भी पहुंच जाओगे। ये लिख के बाद आप देखोगे अब मैं क्या करूं। अब आप सोचोगे यार ये साइन स्क्वायर आई का किया जाए, तो ऐसे केसेस में, इन सच काइंड ऑफ केसेस, what should be your approach? My question is what? My question is a condition on mu. A condition on mu. Okay. And I am getting a equation like this. एक mu इधर बैठा हुआ है, एक mu यहाँ बैठा हुआ है। जिन पे कंडीशन जिस पे निकालनी है वो अलग अलग बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि जिस वेरिएबल पे कंडीशन निकालनी है उसको एक साथ करो, एंड जो नहीं चाहिए बाकी सब उधर फेंको, राइट? तो हमने यही किया, जिस पे कंडीशन चाहिए उसको इस तरफ कर लिया, बाकी सब इधर फेंक दिया। 1 तो आप उधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर प्लस 1 तो 1 + 1 2 ही होता है वो। तो ये हमारा फोकस है, इसलिए मैं ये पूरा करता हुआ आ रहा हूँ कि समहाउ मुझे एक तरफ म्यू मिल जाए, एक तरफ कुछ मिल जाए, उसकी मैं वैल्यू इवैल्यूएट कर लूंगा मैक्सिमम। ठीक, अब व्हाट डज दिस मीन गाइस? एप्लीकेशन पार्ट। इस कंडीशन में कहीं भी आई दिख रहा है आपको? देयर इज नो आई हियर।
दिस कंडीशन इज जस्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 से बड़ा है, आप कैसे भी इसको गिराओ, सॉरी कैसे भी इसको गिराओ, इस वाले एंड पे TIR ही होना है, बिकॉज म्यू इज ग्रेटर देन √2. There is no dependency on angle of incidence, and this is the way TI happens in fiber optics. फाइबर ऑप्टिक में क्या करते हैं वो, हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑप्टिक का, बहुत पतला केबल होता है, बहुत बड़ा मोटा बना रहा हूँ, बहुत ही थिन होता है. यहाँ पे एक पार्ट होता है ऐसा, कोर और क्लैडिंग, इसको बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर, और ये होता है क्लैडिंग. ठीक, और एक एंड से एक रे लाइट ऐसे इसमें गिरा. अब ये जो इनका आपस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 से बड़ा लगते हैं. ऑब्वियसली कोर इज अ डेंसर मीडियम, क्लैडिंग इज अ रेयर मीडियम. सो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के पर्सपेक्टिव में √2 से बड़ा रखा जाता है. दैट इज इंजीनियर्ड, द मटेरियल विच इज मैन्युफैक्चर्ड वो इसी हिसाब से करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा है. तो उसमें क्या होता है, लाइट रे कैसे भी गिरे फर्स्ट टाइम, उसको TIR होके इधर आना, और एक बार यहाँ पे TIR होगा तो ये होता ही रहेगा. आप खुद ज्योमेट्री समझ सकते हो कि ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीग्रल. तो ये आगे ये लाइट रे बाहर आती नहीं है जब तक कि इसको एग्जिट नहीं मिलता. एंड इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जैस, राइट. ऑल यू हैव टू एंश्योर कि कोर क्लैडिंग इस तरीके से बनाओ कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से बड़ा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कैसे किया वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों किया वो इंपॉर्टेंट है, और उसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है. चलो प्रिज्म के पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, वो आप करो. Okay guys, the question goes like this. We have a glass का structure like this. इसको प्रिज्म बोलते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज कि प्रिज्म का क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, प्रिज्म पढ़ा नहीं हमने, उससे कुछ मतलब नहीं है हमारा. यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री है. ये एंगल 60 डिग्री है. ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर रे इस पे फॉल कराई. ठीक, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है. मैं बोला ट्रेस द पाथ ऑफ रे until it comes out of prism. ये करना. क्वेश्चन इज क्लियर. इनिशियल रे आपको दे दी गई है, ये एंगल दे दिया गया है, दिस इज 90, दे दिया गया है. आपको ट्रेस करना है इसका पाथ कर रे until it comes out, mu is equal to √2 दिया हुआ है. एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो हम लोग करेंगे इसको. यूज योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स जितने अभी तक हमने पढ़े हैं रिफ्रैक्शन के.
चलो बन गया। तो यहां से तो सीधी आएगी है क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस में कोई बेंडिंग नहीं होती, सीधे आ जाएगी जब तक इसको यहाँ पे ये कुछ चेंज ना मिले। अब यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये बाहर निकल सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है, या ये TIR हो सकती है। सो वी हैव टू जज कि इज दिस अ कंडीशन फॉर TIR, और उसके लिए हमें जज करना पड़ेगा कि इज एट दिस सरफेस I इज ग्रेटर देन IC और नॉट। ठीक, अब IC बनाना है, निकालना है, तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल। तो आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, ये नॉर्मल हो गया। ये है एंगुलर IC है, राइट, सॉरी I। नाउ वी हैव टू यूज सिंपल लाइन एंड एंगल्स एंड फाइंड I। ठीक है, I निकल जाएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। सबको दिख रहा है I 60 कैसे आएगा? इज देयर एनीवन इसको समझ में नहीं आ रहा कि I 60 कैसे आएगा कि नहीं आएगा? ये 30 है, ये 30, तो ये कितना हो गया 60, तो ये नॉर्मल है। ये पूरा 90 था तो 30 60, तो I इक्वल टू 60 आ गया। अब हमें नहीं मालूम कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या है, उसके लिए उसने क्रिटिकल एंगल आपको दिया नहीं, बट आपको म्यू दिया है। आपको मालूम है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स 1/μ। सो ये निकल आएगा साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ से आपका IC आ गया 45 डिग्री, साइन इनवर्स 1/√2 और 45 डिग्री गाइस। तो यहाँ से दिख गया कि I इज ग्रेटर देन IC, दैट मीन्स ये गोना बी TIR। TIR हो गया तो मतलब ये ऐसा हो गया रे। अब यहाँ पहुंचा, जब इस पॉइंट पे पहुंचा, अगेन जज करना पड़ेगा कैसा इंसिडेंस है। हाँ यस, तो बेसिकली दिस एंगल वाज 60, सो ये भी 60 हुआ। अगर ये 60 हुआ गाइस तो ये वापस 30 हुआ, है ना, 60 30। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 60, सॉरी ये 30 होगा इस। हाँ गाइज, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यही गलती होती है इसमें। डोंट गो विद योर विजुअल्स। आपको विजुअल में ऐसा लग रहा होगा ये 90 बन रहा है, बट माई विजुअल मे नॉट बी, मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया है इज जस्ट अ डायग्राम, रफ डायग्राम। यू हैव टू रिलाई ऑन योर बेसिक्स, नॉट द विजुअल्स। सो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 हुआ क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। अब ये 60 है तो ये 30 हुआ, ये 90 है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये एंगल देखो पहले क्या है, ये एंगल 30 है बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 60 150, तो ये भी 30 है। दैट मीन्स दिस एंगल इज 120। तो ये रे कुछ इस तरीके की आएगी गाइस। इफ आई वांट टू रीड्रॉ दिस, ये रे कुछ इस तरीके की होगी। अलग कलर से ड्रॉ करता हूं मैं इसको। सिंस दिस एंगल इज 120 डिग्रीज, समथिंग लाइक दिस वुड बी योर, ये एंगल अब आपको दिख रहा होगा कि ये 60 डिग्री, राइट। अब यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नाउ व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस? Angle of incidence is angle between the incident ray and the normal at that point of incidence. This is your small छोटू सा एंगल जो दिख रहा है, ये कितने डिग्री का होगा? 90, 120 माइनस 90, सो ये हो गया 30 डिग्री, है ना। तो ये 30 डिग्रीज अगर गाइस हुआ, क्योंकि ये 90 था और पूरा 120 तो 30 बचा। अब ये एंगल 30 है, क्या ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है?
नहीं, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं है, ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो यहाँ पे I इज लेस देन IC, सो ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे। और नॉर्मल रिफ्रैक्शन कैसा होगा, डेंसर से रेयर में आ रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस इज द पाथ ऑफ रे। बहुत केयरफुली करना है इन तरह के क्वेश्चन को, आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना कि मतलब बस जो दिख रहा है वो सच नहीं होगा। जो दिख रहा है और जो आप निकाल रहे हो वो अलग हो सकता है, तो जो आप निकाल रहे हो वैल्यू वो सही है। सो जब आप निकालो, यू कैन जस्ट रीड्रॉ योर डायग्राम एंड देन लाइक दिस। ऐसा कोई है इसको क्लियर नहीं है चीज अभी? कोई है क्लास में इसको कोई चीज क्लियर नहीं है? आई एम आस्किंग, वी कैन रिपीट दिस बट वी वांट फुल कंफर्ट, बिकॉज इससे क्वेश्चंस इजी ही आएंगे जो मैंने क्लास में कराया आपको यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमको हर पॉइंट पे एंगल आप निकालोगे, विजुअल्स पे नहीं जाओगे। और जब भी याद रखो कि जब भी TIR हो रहा है, जब भी TIR हो रहा है तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन का लॉ होल्ड ट्रू, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है भाई? इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब एक सरफेस इसकी इस तरीके से होती है, ठीक है, और ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। तो एक दो ऐसे फेसेस रहेंगे, दो ऐसे फेसेस रहेंगे और एक बेस रहेगा। हम इसका खाली 2D व्यू बनाते हैं, और 2D व्यू मतलब फ्रंट व्यू इसका एज ए ट्रायंगुलर दिखता है। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज अ सरफेस। ये एक फ्लैट सरफेस है, ट्रायंगुलर सॉरी रेक्टेंगुलर, ये ऐसा और ये ऐसा, ये एक सरफेस है एंड ये एक सरफेस है। सो इस तरीके का, और इसका फ्रंट व्यू जो है वो ट्रायंगल बनता है, वो आपको दिखा। क्लियर? दिस इज जनरली एक ग्लास का रहता है, जनरली ग्लास का रहता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लास का ही बना सकते हो, आप किसी और चीज़ का भी बना सकते हो। वाटर का भी प्रिज्म बना सकते हो, अगर वाटर को आप ऐसे होल्ड कर पाओ तो इसी से। ठीक, जो टॉप, इसके लिए हमेशा हम एंगल A यूज़ करते हैं। दिस कैन बी एनीथिंग, तो ये BC हो गया। ये A को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ। ठीक, नाउ whenever a monochromatic, पहले मोनोक्रोमैटिक देखेंगे। whenever a monochromatic light ray falls on this, it goes through the prism and it bends. how does it bend? पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं वेरी क्विकली। देखो, so till this point it is traveling in air। ये ग्लास है हमारा और वापस इधर, ये टिपिकल सिनेरियो। क्वेश्चंस बनेंगे तो हो सकता है कि वो एक साइड पे एयर रखें, एक साइड पे वाटर कर दें, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से अपने क्वेश्चन के कैलकुलेशंस को एडजस्ट करना होगा, वो कराएंगे क्वेश्चन आपको। लेकिन अभी आप टिपिकल सिनेरियो समझो, जो मोस्ट आस्क्ड सिनेरियो है उस पर बात करेंगे। इधर भी एयर होती है, इधर भी एयर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी जो फॉर्मूलाज हम डिराइव कर रहे हैं वो इस टिपिकल सिनेरियो के लिए हैं। इधर भी एयर है और इधर भी एयर, बीच में ग्लास। नाउ दिस रे कम्स लाइक दिस, दिस इज अ मीडियम चेंज, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए हमको पहले नॉर्मल चाहिए होता है, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल कुछ हमारा इस तरीके का एक आएगा, और उसके बाद ये रे बेंड होगी। रेयर से डेंस में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, रेयर से डेंस में आ रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड करा दिया हमने। अगेन यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद फिर से पॉसिबिलिटी है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, व्हाटएवर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक। अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा है, राइट। तो ये बाहर आएगी।
अगर ये बाहर आएगी इसका मतलब क्या, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल नाउ, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस इज योर पाथ ऑफ रे, टिपिकल सिनेरियो. डेंस से रेयर. कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज आपस में बात मत करो. इफ यू हैव एनीथिंग जस्ट आस्क मी. कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो. डिस्कशन करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज द फाइनल रे. अब इनका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं थोड़ा सा. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे and this one is emergent ray. इसको हम टिपिकली I1 लिखते हैं इस एंगल को. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 1. इसको यहां पे लिखते हैं R1. नाउ इस एंगल को हम आइडियली देखा जाए तो ये एंगल इंसिडेंस है, क्योंकि यहां पे इस सिनेरियो में इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे है. लेकिन नॉमेनक्लेचर ऐसा है बिकॉज वी कैन यूज द फेस ऑफ द प्रिज्म ईदर वेज, राइट. सो ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं इनको हम आई से लिखते हैं. तो ये वाला एंगल हम I2 लिखते हैं और फिर ये वाला एंगल फाइनली हम R2. these are the typical symbols we use in the scenario of prism. क्योंकि फॉर्मूलेज भी बुक में आपको ऐसे मिलेंगे. सारा फिजिक्स का लिटरेचर जो आपको मिलेगा वो इसी कन्वेंशन से मिलेगा. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन कन्वेंशन को ना छेड़ें. डू नॉट, यू कैन से कि जो नेम ही है क्या मैं अपने आप से रख लूँ, और अपने आप साथ रखोगे तो फिर फॉर्मूलेज जो मिलेंगे आपको सब इस फॉर्म में मिलेंगे. आप कुछ के कुछ और फॉर्मूला लगा दोगे. तो ये इस लिटरेचर को आपको चेंज नहीं करना है. I1 R1, I2 R2, ठीक है. और ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया. अब पहली चीज इसमें ये है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एमर्जेंट रे. emergent ray bends, not like glass slab जिसमें कोई बेंडिंग नहीं थी, फाइनल वो पैरेलल निकल जाती है. बट यहाँ पे बेंडिंग हो रही दिख रही है, ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई. तो बेंड्स, एंड फॉर श्योर इट बेंड्स टूवर्ड्स द बेस. ये चीज हमको एज ए कॉन्सेप्ट याद रखनी है. emergent ray bends towards the base. बेस मतलब क्या हुआ? बेस मतलब दिस इज द ब्रॉडर सर्फ, मतलब जिस सरफेस विद मोर एरिया. क्यों? कई बार ऐसा होगा आपको प्रिज्म सिर्फ ट्रंकेटेड दे देंगे. डू यू गाइज एग्री कि इसमें और इसमें क्या चेंज होने वाला? क्योंकि ये वाला पार्ट आपके वैसे भी किसी यूज होने वाला था ही नहीं. तो ये एज गुड एज फुल प्रिज्म है. तो आपको क्या रखना है कि बेस, तो ये कैसे जाएगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस. तो इस केस में बेस हो गया ये, तो ये इस तरफ बेंड होगी. अगर यही प्रिज्म इस तरीके से रख दिया जाए गाइस, तो ये आप इस तरीके से लेके जाओ. अब यहाँ पे आपकी जो होगा बेस की टुवर्ड्स ये बेंड करेगी. रीजन क्या है कि अब आपके नॉर्मल्स जो ड्रॉ होंगे वो ऐसे नहीं ड्रॉ होंगे, नॉर्मल्स अलग तरीके से ड्रॉ होंगे. मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पे ड्रॉ कर लिया है, तो थोड़ा सा आप ऐसे ड्रॉ करो. अब आप देखो, बना के देखना, आपको बेंड टुवर्ड्स द बेस ही मिलेगा. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेस मतलब विच इज ब्रॉडर, वो बेस है, और रे हमारी फाइनली उसी तरफ जाके बेंड करने वाली है. हाउसएवर यू मेक फॉल. तो ये अपने को याद रखना है, ठीक. अब नेक्स्ट चीज में आती है एंगल ऑफ डिविएशन. जो मेन हमारा कैलकुलेशन है, मेन जो कह सकते हैं इसका एस्पेक्ट, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इट इज द एंगल ऑफ डिविएशन. एंगल ऑफ डिविएशन क्या है यार? एंगल ऑफ डिविएशन होता है ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू रेज? तो इस रे के बीच, ये जो रे जा रही है इमर्जेंट रे, और जो ये रे जा रही थी इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल, राइट. तो अब क्या करोगे? एक्सटेंड करेंगे हम लोग थोड़ा सा, इसको पीछे लेके आएंगे.
इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे ताकि हम इसकी डायरेक्शन को जज कर पाए। सो ये थी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये है डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे। कितना घूमी है? इतना। दिस इज योर डिविएशन। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन हमें करना है। ओके, बहुत सिंपल है। इसके डेरिवेशन के कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, हमको वो भी याद रखने हैं, कैलकुलेशन का तरीका भी याद रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्वेश्चंस में यूज होती हैं। तो डेरिवेशन की प्रोसेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना डेरिवेशन का रिजल्ट। ठीक, देखो हमको निकालना है डेल्टा इन टर्म्स ऑफ I1, I2 एंड डेल्टा हमको निकालना है इन तीनों क्वांटिटीज के टर्म्स ऑफ I1, I2 एंड दिस इज आवर इंटेंशन एंड वी हैव टू यूज सम बेसिक लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, तो स्टार्ट कैसे करनी पड़ेगी? स्टार्ट कहाँ से करें? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कैसे करना था, क्या करना था, कोई चीज़ हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं कि करना, निकालना क्या है। व्हाट इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। So we'll just try to focus on this angle and see, can we write this angle in some angles which we have drawn here. So डेल्टा को हम अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल जो है, guys, let me name this point M, P, इसको बोल देते हैं अपन Q, इसको बोल देते हैं कैपिटल R। PQR जो ट्राइंगल है हमारा, उस ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से डेल्टा इज व्हाट काइंड ऑफ एंगल? इट इज अ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर्स। सो फर्स्ट वी विल राइट डेल्टा। डेल्टा वी विल राइट एज, देखो नॉट 90 गाइस, नॉट 90। देखो ध्यान दो, ये एंगल पूरा 90 नहीं है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बट ये दोनों आपस में नॉर्मल थोड़ी, ये इसके नॉर्मल है भी यहाँ, अंडरस्टैंड। ये पूरा एंगल 90 है इन दोनों के बीच में, तो 90 माइनस R1 करोगे तो वो एंगल नहीं मिलेगा जो चाहिए हमको। इस पूरे एंगल से इतना एंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट गाइस? ये पूरा एंगल कितना है? I1 माइनस R1। तो अब मैं डेल्टा को लिख रहा हूं I1 माइनस R1, और ठीक उसी तरीके से बिल्कुल I2 माइनस R2, दैट यू कैन ऑब्जर्व। I2 माइनस वो छोटा वाला लड्डू जो बड़ी दो बने हुए हैं, इनको लिखा था, दिस लड्डू एंड दिस लड्डू, ये लिखे मैंने, राइट? तो यहां से डेल्टा आ गया मेरे पास I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ना I1 I2 तो ठीक है, बुलाए हुए गेस्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन वी हैव टू रिप्लेस R1 एंड R2। तो अभी नाउ वी हैव टू फोकस ऑन रिप्लेसिंग दीज टू एज वेरिएबल्स। R1 R2, अब थोड़ा यहाँ से ना, मतलब यू कैन प्ले विद इट इफ यू हैव टाइम, लेकिन अब क्या है कि डेरिवेशन कर रहे हैं तो एक प्रोसेस है, उसी से जाएंगे। R1 प्लस R2 को जो क्लोजेस्ट मैं लिख सकता हूँ इस सेटअप में, मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस दिस एंगल, क्लोजेस्ट। और क्या करूँ, वरना मैं R1 R2 को देखता रहूंगा ऐसे, कुछ होगा ही नहीं। और क्या लिखोगे आप? अगर आप कोई और एंगल इंट्रोड्यूस करोगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओगे। हाँ, ये दिख रहा है कि R1 प्लस R2 जो है 180 माइनस एंगल M है, तो लिख लेते हैं 180 माइनस M। R1 प्लस R2 को हमने लिख लिया
180 डिग्रीज माइनस एंगल एम। अब फोकस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, माई फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, एंगल एम को देखना पड़ेगा। एंगल एम, अच्छा एंगल हमको फाइनली ये देखना है कि यार इसमें इसका भी रोल आना है, इसका भी रोल चाहिए और एंगल एम आता दिख रहा है क्या? एंगल एम और एंगल ए कहीं से दिख रहे हैं रिलेट होते हुए? दे आर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। विच क्वाड्रिलेटरल? ए पी एम क्यू। तो इसका मतलब है ए पी एम क्यू ऑल फोर एंगल्स विल एड अप टू 360। तो लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल एम प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज 360। एंड गाइस ये बहुत तो सिंपल दिख रहा है आपको कि हाँ ये दोनों 90-90 है। पी एंगल कौन सा है? ये वाला, तो दिस वाज नॉर्मल। क्यू कौन सा एंगल है? ये वाला, दिस इज नॉर्मल। तो पी एंड क्यू बोथ आर 90, तो ये 90-90 180 हो गया, वो उधर गया। तो एंगल ए प्लस एंगल एम वापस कितना हो गया? 180। तो यहाँ से एंगल एम आ गया 180 माइनस ए, बस खत्म काम। एंगल एम यहाँ चिपका दो तो R1 प्लस R2 हो गया। 180 माइनस एम मतलब 180 माइनस एंगल ए, इसको ऐसे सिर्फ ए लिख लो, एंगल ऑफ प्लस को ए ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। यहाँ ध्यान दो, हमने कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन यूज नहीं करी है। वी हैव यूज सम बेसिक लाइंस एंड एंगल्स। तो कैसा भी प्रिज्म हो, दिस विल होल्ड ट्रू बिकॉज वी हैव जस्ट यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एक्सीडेंट एंगल्स, quadrilateral का some property, that's it. So this is a generic case, generic formula. R1 plus R2 will be equal to top angle A. ठीक, अब हमारा डेविएशन भी रेडी है। डेविएशन क्या था हमारा? ये पूरा इसको हटाना था, वो लिखा हुआ है। सो डेल्टा की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 माइनस, ठीक। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम डेविएशन एंड ऑल दैट। काफ़ी थ्योरी करनी है तो आज कुछ शायद प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे हम। वी हैव टू फिनिश द थ्योरी टुडे, ठीक है गाइस। तो विल टेक अ मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक। चलो वीडियो